हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे हॉल इफ़ेक्ट के बारे में। और हॉल इफ़ेक्ट के लिए हमने हॉल्स कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, आज अपन जो है कुछ और इसके कांस्टेंट्स वगैरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। हॉल्स कांस्टेंट हमने निकाला था आर एच इज इक्वल्स टू ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड, और इसकी क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके थे, है ना। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया था इसमें कंक्लूजन में वो ये था कि हॉल्स कांस्टेंट से हमें पता लगा सकते हैं कि चार्ज कैरियर की नेचर कैसी है। अगर ये नेगेटिव आता है तो फिर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है प्रैक्टिकली तो फिर चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन थर्ड से हमने क्या कहा था कि आर एच जो है वो एन क्या है, कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, या सिर्फ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अपन कह सकते हैं। तो इसकी कैसा आ रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। दैट मीन्स अगर हॉल एंगल की वैल्यू कैसी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन होगी चार्ज कैरियर्स की वो कम होगी, और जिसके लिए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसके लिए हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू कम मिलेगी, बिकॉज वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतनी बात अपन कर चुके थे। आज अपन जो है बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये तो हमारा निकल गया था फर्स्ट पॉइंट, यानी कि ये है हॉल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके अलावा देखें नेक्स्ट हम निकालेंगे मोबिलिटी। तो एक तो हमारा निकल गया था हॉल एंगल, नंबर सेकंड है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको, गतिशीलता। मैंने आपसे ये कहा था कि आप 12th क्लास की बुक में देखना, तो आपको वहाँ पे मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि आपका ये अपवाह वेग और गतिशीलता के बारे में पता चलेगा कि क्या होती है अपवाह वेग और क्या होती है गतिशीलता। आई होप आप लोगों ने देखा होगा वो। ठीक है, मोबिलिटी क्या होती है, गतिशीलता। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मोबिलिटी का मतलब किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड में, जो कंडक्टिंग सॉलिड है उसके अंदर चार्ज कैरियर जो हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है, तो उनकी मूवमेंट कैसी है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसके लिए क्या मेथड काम में लिया जाता है कि अपवाह वेग जो होता है एक्चुअली वो लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो किसी भी किसके ऊपर, कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यू कैन से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब ये जो अपन प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो म्यू लगाते हैं। म्यू क्या है, गतिशीलता। यहाँ पर ये क्या है, म्यू। हेयर म्यू इज़ अ कांस्टेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड गतिशीलता, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता। ठीक है, तो म्यू कितना निकल कर के है हमारे पास, वी डी अपॉन ई, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किस डायरेक्शन में लगाया है, ई एक्स, मतलब ये जो क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक तो अपन लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो क्रिएट हुआ है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लगा रहे हैं, ई एक्स। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है आपको। देखिए, एक तो है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें क्रिएट हुआ है, जिसको तो अपन ने क्या कहा है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक अपन ने जो करंट लगाया था इसमें, आई एक्स डायरेक्शन में करंट लगाया था, उसकी वजह से इसमें जो जे एक्स था, यानी कि जे एक्स क्या है, धारा घनत्व। ठीक है, इसकी वजह से जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो है ई एक्स। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये जो वी डी अपॉन ई एक्स, यानी कि जो अपवाह वेग है वो लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो वी डी अपॉन ई एक्स क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगा रहे हैं। बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना है, वी डी अपॉन ई एक्स। अब हमने जब अपने क्या निकाली थी, पिछली इक्वेशन निकाली थी, तो वहाँ पे हमने वी डी की वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद हो तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, हेयर ई एक्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आप लिख लो इसको ताकि ध्यान रहेगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो वी डी है, वी डी तो आपको पता ही है ऑलरेडी, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, वी डी की वैल्यू ज़रा आप रखो। हमने वी डी की वैल्यू कितनी निकाली थी जब हमने इससे पहले सॉल्व किया था, तो वी डी हमने निकाला था, हाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये जो है वी डी निकाला था, ई एच अपॉन बी जेड निकाल सकते हो ना यहाँ से, तो उसको मैं रख रही हूँ। ठीक है, आप लिख सकते हो सिंस वी डी इज इक्वल्स टू ई एच अपॉन बी जेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इसको रखेंगे, इसको नंबर डाल दे अपन, कितना चल रहा है अपना नंबर 3 तक हो गया है, तो इसको अपन 4 डाल दो, पुट इन इक्वेशन 4।
4 में इसको रख दो तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा EH अपॉन में EX और साथ में क्या आ जाएगा BZ। समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी दिखाई दे रही होगी EH अपॉन EX, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं फाई। फाई मतलब फाई बोलते हैं अपन हॉल एंगल को। यहाँ पे फाई क्या है, फाई इज हॉल एंगल। पहले हमने निकाला था हॉल कांस्टेंट और अब हमने निकाला है हॉल एंगल। समझ में आ रही है बात। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेयर फाई इज इक्वल टू हॉल एंगल या हॉल्स एंगल, और इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी है, फाई इज इक्वल टू वैल्यू कितनी निकाली अपन ने इसकी EH अपॉन में EX। ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपके लिए फॉर्मूला होगा क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। बात समझ में आ गई। तो फाई हमने निकाल लिया नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 में। पहले हमने निकाला मोबिलिटी इक्वेशन नंबर 4 में, और फिर हमने क्या निकाल लिया फाई। फाई क्या है, जो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसका रेशो किसके साथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है, दोनों का रेशो क्या कहलाता है, हॉल एंगल कहलाता है। तो ये प्रैक्टिकली एक्चुअली हॉल इफेक्ट का प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकली हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि फाई की वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, EH अपॉन EX निकाल करके। अब मेरे पास फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, EH अपॉन BZ की वैल्यू जो है वो कहाँ से रखते हैं अपन, यहाँ से रख देते हैं अपन, जो हमने इक्वेशन निकाली थी ना पिछली, ये लो EH अपॉन BZ की वैल्यू यहाँ से निकालो। इक्वेशन नंबर 3 से EH अपॉन BZ की वैल्यू कितनी आएगी, JX इंटू RH आएगी। EH अपॉन BZ की वैल्यू कितनी आएगी, JX इंटू RH। तो इक्वेशन नंबर 3 से ये वैल्यू मैं कहाँ रख रही हूँ, मैं यहाँ रखूँगी, कहाँ रखूँगी, म्यू में, EH अपॉन BZ की जगह पर। बात समझ में आ गई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ EH अपॉन BZ बाय इक्वेशन 3 एंड पुट इट इनटू इक्वेशन, इसको कैपिटल A डाल लो, इक्वेशन कैपिटल A। ठीक है, तो म्यू कितना आएगा, देखो मोबिलिटी EH अपॉन BZ की जगह पर हमें क्या रखना है, JX इंटू RH। यही तो वैल्यू निकाली हमने, बताया ना, JX इंटू RH क्या कहलाएगा, EH अपॉन BZ। तो रख रही हूँ मैं इसको यहाँ पे, तो रखो ज़रा, EX तो अपनी जगह पर रहेगा नीचे, और ऊपर जो EH अपॉन BZ है उसकी जगह पर क्या रखेंगे, JX इंटू RH। ठीक है ना। तो मोबिलिटी के लिए एक और फॉर्मूला आ जाता है। समझ में आ गई बात आपको। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन से था, लेकिन हॉल्स इफेक्ट में देखा जाए तो म्यू की वैल्यू कितनी आती है, JX RH अपॉन EX। तो जो मैंने बॉक्स में बंद किया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं। जैसे एक तो हॉल कांस्टेंट पूछा जाता है पेपर में, फिर पूछा जाता है आपसे हॉल्स एंगल, फिर पूछा जाता है आपसे मोबिलिटी। ठीक है ना। हॉल का जो प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये 3 चीज़ें पूछी जाती है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है आपसे, जैसे ये हो गई 2 तो मोबिलिटी हो गई, इसको आप 3 डाल लेना, दिस इज़ हॉल एंगल। ठीक है, 4 पे डालेंगे आप लोग एक चीज़ पर निकालते हैं चालकता गुणांक, यानी कि कंडक्टिविटी कांस्टेंट। कंडक्टिविटी कांस्टेंट, चालकता गुणांक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चालकता गुणांक। मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। ठीक है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट, चालकता गुणांक, और ये होता है सिग्मा। सिग्मा किस का रेशो होता है, JX अपॉन EX का। ठीक है, JX क्या है, धारा घनत्व, EX क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट या चालकता गुणांक। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से JX की वैल्यू को आप कहाँ से रख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से रख दो, इक्वेशन नंबर 6 से। अगर आप यहाँ से JX की वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, यूजिंग इक्वेशन 6 पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, JX की वैल्यू रख दो, कितनी है, म्यू EX अपॉन RH। ठीक है ना, ये वैल्यू मैं इधर रख रही हूँ। देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया, रखो ज़रा, म्यू EX अपॉन RH, और एक EX ऑलरेडी है अपने पास नीचे, है ना, तो ये EX से EX कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा कितना बचेगा, म्यू अपॉन RH। ये इंपॉर्टेंट है, चालकता गुणांक, ये भी पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है ना। तो जो बॉक्स में मैंने जो क्वान्टिटीज़ आपको
बंद की हैं वो सारी पेपर में पूछी जाती हैं, या फिर उनके ऊपर या तो उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा या फिर पूरा डेरिवेशन आएगी। मतलब ऐसे आपसे 2-3 चीज़ें पूछ लेंगे कोई भी, जैसे मैंने 4 चीज़ें निकलवाई है तो कोई भी 2 चीज़ें पूछ लेंगे। हो सकता है आपसे कह दे कि भाई मोबिलिटी फाइंड आउट करो हॉल्स एक्सपेरिमेंट के लिए, या फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई चालकता गुणांक ज्ञात करो, या फिर हॉल्स एंगल निकालो। बात समझ में आ गई? तो सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ कैसे रखनी है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एन अर्धचालक के प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल। ठीक है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसका एक प्रतिदर्श यानी कि एक सैंपल है, तो उस सैंपल पर 100 वोल्ट मीटर इनवर्स, क्वेश्चन क्या है, 100 वोल्ट मीटर इनवर्स का विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि आरोपित फील्ड को अपन ई एक्स से शो करते हैं, तो ये आपको इतना दे रखा है 10 वोल्ट प्रति मीटर या 10 वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, आपसे कहा है कि यदि कैपिटल एन अर्धचालक का हॉल गुणांक, ये आपको दे रखा है, हॉल गुणांक दे रखा है आपको आर एच, कितना दे रखा है, -0.0125 मीटर क्यूब कुलाम इनवर्स। अब देखो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने मटेरियल लिया था कंडक्टिंग मटेरियल, उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं या आवेश वाहक है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आपसे पूछा है इसमें कि इसके अधिसंख्य आवेश वाहक की गतिशीलता, वो भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, म्यू आपको दे रखी है 0.36 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपको गिवन है। तो प्रतिदर्श में धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जे एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ गई? तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है कि हॉल कांस्टेंट कितना है, आपको दे रखा है आरोपित विद्युत क्षेत्र यानी कि ई एक्स कितना है, आपको दे रखी है मोबिलिटी, 3 चीज़ें दे रखी है, और आपसे पूछी क्या है, धारा घनत्व पूछी है। समझ में आ गई? सबसे पहले तो धारा घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या है, जे आप कैसे निकालते हो, जब आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हों तो आप जे कैसे निकालते हो। देखो अभी हमने जे कैसे निकाल सकते हो, आप सोचो, जे आप देखो यहाँ से निकाल सकते हो, जे एक्स म्यू इंटू ई एक्स अपॉन आर एच। आपको ई एक्स दे रखा है, आपको आर एच दे रखा है, ठीक है, आपको मोबिलिटी भी दे रखी है, तो क्या आपको जे एक्स निकालने में समस्या आएगी क्या, नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बस आप एक काम इसमें कर लो, और वो एक काम क्या है, हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ तो मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होगी ना, एक ही थोड़ी ना है। इसका मतलब यूँ समझ लो कि यहाँ पे n मल्टीप्लाइड है। बात समझ में आ गई? तो आपको n फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हो कि jx की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे यानी कि आप मेरी बात यहाँ पे सुनो, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो देखो jx का फॉर्मूला यहाँ से कितना निकलेगा, पहले मैं वो लिख देती हूँ। jx कितना निकलेगा, म्यू ई एक्स अपॉन आर एच, ये निकलेगा, ये निकाल दो पहले, म्यू ई एक्स अपॉन आर एच। ये तो किसके लिए है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये कितने के लिए है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, हमें किसके लिए चाहिए, एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। दिस इज फॉर एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ठीक है ना, उसके लिए जी एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब बात आती है कि मेरे को म्यू दे रखा है, मेरे को ई एक्स भी दे रखा है, मेरे को आर एच भी दे रखा है, पर मैं एन कैसे निकालूं। बहुत सिंपल है, देखो सिंस हमें पता है कि आर एच जो होता है हॉल्स कांस्टेंट, वो क्या होता है, 1/n क्यू होता है, याद है कि नहीं आपको। तो क्या आप यहाँ से एन नहीं निकाल सकते क्या, आप ऐसे निकालो क्यू इंटू आर एच करके। क्यू कितना होगा, क्यू होगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आर एच आपको दे रखा है 0.0125। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करना आप, इसको जितना भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे रख देना। फिर आपको म्यू दे रखा है, आपको ई एक्स भी दे रखा है, आपको आर एच भी दे रखा है, आप जे एक्स फाइंड आउट कर लेना। और मैं आपको आंसर बता देती हूँ, जे एक्स का आंसर आएगा 2880 एम्पियर मीटर की पावर -2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने कहा था कि धारा घनत्व क्या होता है, जे बराबर आई अपॉन ए, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, तो यूनिट यही तो बनेगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपली, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ में। तो इसका आंसर आप मैच कर लेना। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली है ये फाइंड आउट करना, और मेरे को कमेंट करना जिन जिन बच्चों का हो जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है जिनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है ना। उसके बाद अपन फिर नई यूनिट शुरू करेंगे, फिर आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आकर अपन को 1-2 क्वेश्चन और फटाफट से डिस्कस करके अपन कौन सी यूनिट शुरू करेंगे, 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।